आज की इस लेक्चर में यूपीएचईएससी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान जो जनरल पेपर है सभी डिसिप्लिन्स के लिए कंपलसरी है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसके लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और अलग अलग यूनिट्स को डिस्कस करते रहेंगे अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, जो पॉइंट्स वाइज उनको डिस्कस करते रहेंगे टॉपिक्स को। पहला यूनिट डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो करंट अफेयर्स पर है, ठीक है, समसामयिकी पर है, तो उसको अपने जो समसामयिकी जर्नल्स हैं उसको सजेशन है कि उन जर्नल्स को रिव्यू करते रहें, उनको नोट डाउन करते रहें, जो भी करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़ हैं, उस आधार पर जो क्वेश्चन आए। तो यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, जो कि यूजीसी नेट के भी जनरल पेपर के काम का है। ये मैटर लगभग मिलता जुलता है, कुछ यूनिट्स सामान्य ज्ञान की जो है उससे मिलती जुलती हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। यूपीएससी जो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का जनरल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो इसका सिलेबस है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला है करंट अफेयर्स का, क्योंकि यूनिट्स को तो हम डिस्कस करने वाले ही हैं इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, जस्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे यूनिट्स को। तो उसमें पहला है मेजर इवेंट्स जो है करंट अफेयर्स में, नेशनल और इंटरनेशनल, इसको पढ़ना है। पर्सनालिटी न्यूज़ जो हैं, जो भी व्यक्तित्व रहे हैं उसमें न्यूज़ में जो रहे हैं, छाए हैं, उनके ऊपर। स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो भी रिसर्चेज हो रही हैं उसको विजिट करते रहें विज्ञान के क्षेत्र में, तो उससे जुड़ा हुआ यूनिट 1 है। यूनिट 2 जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर है। टीचिंग क्या है, उसके नेचर क्या है, और भी चीज़ें जो हैं, और रिसर्च क्या होता है, मीनिंग मेथड्स क्या है, डेटा क्या है, सोर्स कलेक्शन एनालिसिस क्या है, और रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो यूनिट 3 है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो इसके बाद का लेक्चर होगा। वो ICT, इसका मीनिंग क्या है, बेसिक इंटरनेट एंड ईमेलिंग, इनके जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, एब्रीविएशंस जो हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी इनसे जुड़ी हो वो क्या है, उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो ये सारा ही जो सिलेबस है उसको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ मैं। और जो यूनिट 4 है उसमें पीपल एंड एनवायरनमेंट, जन एवं पर्यावरण, लोग और पर्यावरण और पीपल का इंटरेक्शन क्या होता है, एनवायरमेंटल डिप्रेडेशन क्या होता है, कॉज एंड सॉल्यूशन क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल कंट्रोल। ठीक है, तो और जो यूनिट 5 है, थोड़ा सा यूनिट यूजीसी जनरल पेपर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है ये भी एक कॉमन सा विषय है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो रहा, स्वतंत्रता आंदोलन जो रहा, उसके ऊपर है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम क्या है, इंडियन ज्योग्राफी क्या है, जो भूगोल है भारत का वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, ठीक है, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या है, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, मनी है, करेंसी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ जनरल नॉलेज के अंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 1 है, उसको हम एलेबोरेटली डिस्कस तो कर नहीं सकते क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, कि हम कह नहीं सकते भाई क्या क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो पहला है मेजर इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे क्या हैं, ठीक है, और पर्सनालिटीज इन न्यूज़, जो भी लोग परिचित रहे, जो छाए रहे पर्सनालिटीज न्यूज़ में। अभी करंट में जो न्यूजेज हैं उसको कोट करना मेरे ख्याल से सही रहेगा, क्योंकि अभी का ही टाइम है जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, सेट होगा। नवंबर दिसंबर जब भी एग्ज़ाम होगा तब तो बनेगा नहीं, इसलिए अभी को ज़्यादा उसको नोट करना सही रहेगा। और स्पोर्ट्स एंड न्यूज़, खेल समाचार जो हैं। करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीनतम रिसर्च हो रहे हैं, जो शोध हो रहे हैं उसके ऊपर है। तो ठीक है, समसामयिकी जो जर्नल्स होते हैं, जो पत्रिकाएँ होती हैं, उससे हम नोट डाउन करते रहें तो हमारे लिए सही रहेगा। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यूनिट 2 के ऊपर उसको शुरू करते हैं। तो यूनिट 2 जो है उसमें जो डिस्कस होंगी बातें, शिक्षण क्या है, प्रकृति क्या है, टीचिंग नेचर, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले
कारक, ठीक है। तो नेचर, ऑब्जेक्टिव, नीड, मेथड्स, इवेल्युएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग क्या है। बी रिसर्च, मीनिंग एंड मेथड्स, शोध तात्पर्य और प्रणाली क्या है, ठीक। डेटा, सोर्स, कलेक्शन, एनालिसिस, आंकड़ा, शोध, संकलन तथा विश्लेषण क्या है। रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, भारतीय उच्च शिक्षा के विकास में, गुणात्मक विकास में यूजीसी की क्या भूमिका है, क्या रोल अदा करती है, क्या उसकी बॉडीज है, क्या उसके जो बनाए गए बॉडीज हैं उनका क्या काम होता है और वो क्या है, उसको नज़र डालेंगे इसमें। तो यूनिट 2 में जो सबसे पहला है कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध एवं शिक्षण अभिवृत्ति, उसमें जो सबसे पहला है आपका टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, मेथड्स, इवेल्युएशन एंड फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो है उसमें डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की बात करें कि शिक्षण की परिभाषा क्या है। तो ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एजुकेटिंग अदर्स आर कंसिडर्ड टीचिंग। तो सामान्य सी भाषा है, वो सारी ही एक्टिविटीज, वो सारे ही क्रिया प्रतिक्रियाएं, वो सारे ही तरीके, वो सारा ही प्रोसीजर जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को एजुकेट करने में, उसको सीखने में, उसको लर्न करने में हेल्प करता है, उसको टीचिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी ही क्रिया प्रतिक्रियाएं, ऐसे जो भी उसमें तरीके, जो भी दूसरे लोगों को या किसी अन्य व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को लर्न करने में मदद करता है, उसकी सीखने में मदद करता है, उसको टीचिंग कहते हैं। टीचर, ये पर्सन हु इम्पार्ट्स एजुकेशन, द टीचर एम्प्लॉयज ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू इम्पार्ट द ग्रेटेस्ट नॉलेज पॉसिबल टू हिज पीपल्स, ठीक है। तो टीचर जो पर्सन है वो एजुकेशन देना उसका काम है अपने स्टूडेंट्स को। ही मेक्स एन एफर्ट टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, और उसका काम है कि वो एफर्ट्स करे, वो एफर्ट्स लगाए अपने स्टूडेंट्स को समझने में, सीखने में मदद करे। और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न द सब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट, टीचर के क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके उद्देश्य होने चाहिए, क्या उसके विशेषताएं हैं अच्छे टीचर की, वो ये सारी बातें हैं। तो स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्शन क्या होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड से। यहाँ टीचिंग की बात आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ी हुई भी हैं। तो पार्टिसिपेट इन ऑर्डर टू बेनिफिट वन अनदर, ठीक है। तो टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन जो होता है, एक दूसरे को बेनिफिट करने के लिए किया हुआ पार्टिसिपेशन है। इसमें टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा, उससे एक दूसरे दोनों ही लोग उससे लाभान्वित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उसको स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कहते हैं। और उसका गोल है दे आर वर्किंग टुवर्ड अचीविंग, ठीक है। कुछ चीज़ को प्राप्त करने में एक समाकलित, इंटीग्रेटेड एफर्ट होता है, ठीक है। उसको स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब छात्र और शिक्षक का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो उसका अंतर्वार्ता होगी या अंतर संबंध होगा, ठीक है, तो उसको उसका एक अचीव करने के लिए, गोल को प्राप्त करने में उसका योगदान है। तो ये टर्मिनोलॉजी उस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। तो टीचिंग के जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला होता है टीचर होता है, ठीक, दूसरा स्टूडेंट है, और तीसरा एजुकेशन है या जो माध्यम है जो कि शिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, जैसा कि आपका यहाँ है हेडिंग में, ठीक है। आवश्यकताएं या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो टीचर की जो आवश्यकता होती है, जो उसकी प्रकृति होती है, जो उसकी विशेषता होती है, वो होती है कि टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचिंग का काम क्या है कि गाइडेंस प्रदान करना और उनको ट्रेनिंग प्रदान करना, प्रशिक्षण और निर्देशन प्रदान करना टीचिंग का काम होता है। दूसरा इंटरेक्शन करना, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो मैंने बात कही, स्टूडेंट स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें टीचिंग का उद्देश्य है, उसकी विशेषता है, ठीक है। एन आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज, एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी कला है जिससे कि ज्ञान दिया जाता है। दूसरा है साइंस टू एजुकेट फैक्ट्स एंड कॉजेस, ऐसा साइंस है जो फैक्ट्स और कॉजेस को सिखाता है, ठीक है। जनरल लर्निंग क्या है, हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन टीचर का क्या काम है कि वह सिखाए, एजुकेट करे, उन तथ्यों के बारे में बताए, उसके कारणों के बारे में बताए,
भाई हम सीख रहे हैं तो एक ही क्यों सीख रहे हैं, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, सारी चीज़ें सिखाना टीचर का काम होता है. आई वुड लाइक टू डिफ्रेंशिएट हियर द यूनिवर्सिटी लेवल टीचर एंड ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल टीचर्स. तो टीचर्स जो होते हैं, एक यूनिवर्सिटी लेवल टीचर, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, जो हम हायर एजुकेशनल से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो हायर एजुकेशनल टीचर का क्या काम होता है कि प्राइमरी लेवल टीचर का क्या अंतर होता है, इसको बताना यहाँ पर ज़रूरी है. कि जो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ टीचर है, क्योंकि वो अपने आप में रिसर्चर भी होता है, वो जानता है कि थ्योरीज कैसे डेवलप होती हैं, वो जानता है कि फैक्ट जो है वो कैसे बना है, कैसे कॉजुअल इफेक्ट पैदा होता है, कैसे कोई कारण और कार्य संबंध है या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कैसे थ्योरी डेवलप होती है, कैसे रिसर्च होता है, कैसे कोई मॉडल स्थापित होता है. ठीक है, तो अपने आप में ही एक वो एक्सपर्ट होता है फील्ड का. इसलिए यूनिवर्सिटी लेवल जो टीचर होता है रिसर्च बेस्ड टीचिंग कर सकता है, रिसर्च बेस्ड लर्निंग कर सकता है, एक प्रोफेशनल लर्निंग कर सकता है. ठीक है, उसको रूट कॉज तक उसको सिखा सकता है, समझा सकता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उनको करा सकता है स्टूडेंट्स को. तो यूनिवर्सिटी लेवल टीचर और एक प्राइमरी या जस्ट ए टीचर जो है, उसमें यही अंतर होता है. जो प्राइमरी लेवल टीचर है या दूसरे अन्य स्तर के टीचर हैं जो कि रिसर्च से बेस्ड नहीं है टीचिंग, उनका काम है कि जस्ट हम पढ़ाते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को अपने ढंग से आप समझे और आपने पढ़ा दिया. ठीक है, आपने किसी से 2+2 = 4 जान लिया. ठीक है, तो वही आपने दूसरे स्टूडेंट्स को सिखा दिया. ठीक है, तो एक जस्ट है कि एक हियरार्की के रूप में आप सीखते गए. ठीक है, उसको आपने दूसरे को दे दिया. एक तो ये है कि आपने खुद सीखा है, खुद जाना है. ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल टीचर का ये अंतर होता है. तो इसलिए यहाँ पर जो ये चौथा है कि ये साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉजेज, इसमें यहाँ पर नहीं रहता है कि ये ऐसा साइंस है जो फैक्ट और कॉजेज को बता सकता है. और कंटिन्यूइंग प्रोसेस एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न मोर, स्टूडेंट्स को इनकरेज करते रहना, ये भी टीचिंग की विशेषता है, उसकी प्रकृति है. फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है. फॉर्मल है कि आप क्लासरूम में जाते हैं, पढ़ते हैं. इनफॉर्मल है कि आप किसी भी ढंग से पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं उसको. ठीक है, सीख सकते हैं. तो वह भी एक तरीके हैं. और कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देना उसकी विशेषता है, उनका नेचर है. टूल टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, अपनी सोसाइटी और अपने पर्यावरण में एडजस्ट करने में, अनुकूलन करने में उनकी मदद करना, या उनको ऐसे साधन उपलब्ध कराना या उनको सिखाना, यह टीचर का काम होता है, उसकी विशेषता होती है. ठीक है, तो इनके मैंने यहाँ पर प्रॉपर साइटेशंस भी कोट किए हुए हैं. ठीक है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन टीचिंग जो होती है, तो शिक्षण में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वह क्या होती है. तो 3 वेरिएबल्स इन टीचिंग इंक्लूड जो होता है, टीचर चाहिए सबसे पहले, तो स्टूडेंट चाहिए और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें होने चाहिए जो कि हमें सीखने और टीचिंग प्रोसेस में मदद करते हैं. प्रोफेशनलिज्म, सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है, स्टूडेंट डिसिप्लिन टीचर एंड स्टूडेंट डिवोशन टू टीचिंग एंड लर्निंग, ये सारी बातें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टीचिंग की. ठीक है, तो टीचिंग क्या है दूसरे अर्थ में उसको समझें, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने अलग अलग यहाँ पर सोर्सेस के माध्यम से कोट किया हुआ है इस लेक्चर को. तो टीचिंग है एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है सीखने में और अपनी नॉलेज को बढ़ाने में. ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति बनाने में, एक ऐसा बिहेवियर डेवलप करने में जो सोसाइटी में मान्य हो. ठीक है, तो ऐसा टीचिंग एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसा तरीका है. ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक सोसाइटी में एडजस्टेबल आदमी बनाते हैं, एक व्यक्ति बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, उनको ऐसा डिजायरेबल नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो वो टीचिंग कहलाता है. इट इज ए प्रोसीजर वेयर इन द स्टूडेंट, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इन ए मेथोडोलॉजिकल मैनर टू अकम्प्लिश सम प्रीटेस्ट गोल्स. ठीक है, तो कुछ प्रीटेस्ट गोल हैं, प्रीसेट गोल्स, उनको अचीव करने के लिए, पूर्व निर्धारित आपके लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए स्टूडेंट, टीचर और अदर वेरिएबल्स को जोड़ा जाता है, उसको अरेंज किया जाता है. ठीक है, उसको भी एक टेक्निकल इसका डेफिनेशन है. तो मॉडल्स जो हैं उन टीचिंग की बात करें, टाइप्स ऑफ टीचिंग भी इनको कह सकते हैं.
तो जो इसमें सबसे पहला है पेडागोगी मॉडल है, पेडागोजी, ठीक है। उसमें इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच सबसे पहला पेडागोजी जो है उसमें होता है कि जो टीचिंग जो होता है इंस्ट्रक्टर पर सेंटर्ड रहता है। टीचर डिसाइड करता है कि क्या सोर्सेज होंगे, क्या स्पीड होगा पढ़ाने का, क्या मटेरियल मैंने पढ़ाना है, ठीक है। तो जो सारा ही टीचिंग प्रोसीजर होता है टीचर के अंडर में रहता है, ठीक है। उसको इसलिए उसको पेडागोजी मॉडल कहा जाता है। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर जो है टीचर है उसके ऊपर सेंटर्ड है, वो सारी फोकस। लेकिन ऑन द अदर हैंड एंड्रागोगिकल जो मॉडल है उसमें सेल्फ डायरेक्टेड अप्रोच होता है। स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड रहता है, ठीक है। उसमें इंस्ट्रक्टर क्या करता है, खाली असिस्ट करता है, ठीक। जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज में काउंसलर होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, असिस्ट करते हैं, साधन बता देते हैं, तरीके बता देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंड्रागोगी जो मॉडल होता है वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है, साधन बता देता है, असिस्ट कर देता है, ठीक है। और जो मूल काम होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड रहता है, स्टूडेंट्स का ही काम रहता है, ठीक है। तो दोनों ही मॉडल यहाँ पर हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात करें कि भाई शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो सबसे पहला है इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और टू बी क्लियर, आउटकम बेस्ड एंड क्वांटिफाइबल। जो भी शिक्षण का उद्देश्य है वो ऐसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आउटकम बेस्ड होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। कोई भी आउटकम है साइंटिफिक तब माना जाएगा जब उसकी कोई संख्या आए, मेजरेबल आए, जो हम उसको जांच सकें, देख सकें, परख सकें, ठीक है। तो इसलिए उसको इफेक्टिव टीचिंग हम कहेंगे। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव ना हो, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं क्या हैं उससे उसको फर्क न पड़ता हो, वैज्ञानिक बात हो और क्वांटिफाइबल हो, ठीक है। एट द कंक्लूजन ऑफ द लेसन द लर्निंग एंड टीचिंग गोल मस्ट मैच। द एम्स ऑफ टीचिंग आर to modify people's attitude in the way that is desired। बच्चों का एटीट्यूड मॉडिफाई करना है टीचर का काम होता है। किस वे में, एक वैज्ञानिक वे में, उस वे में जिस वे में आप उनको ढालना चाहते हैं, एक वैज्ञानिक उनको थॉट प्रोसेस उनमें जनरेट करना, कॉन्सेप्ट को उनमें डेवलप करना, ये काम होता है। टू मोल्ड कंडक्ट एंड बिहेवियर, ठीक है। कंडक्ट और बिहेवियर में उनको बदलाव लाना, पैदा करना उनके अंदर, ठीक है। डिजायर्ड बिहेवियर उनके अंदर पैदा करना, वह भी काम होता है। एटीट्यूड, बिहेवियर और नॉलेज। और तीसरा जो है उसमें नॉलेज में उनके बढ़ोतरी हो आपकी टीचिंग से, वह भी उसका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। आप एग्जाम बेस्ड, एग्जाम फोकस टीचिंग न करके इन चीज़ों में हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। कि एग्जाम तो बच्चे अपने स्तर से पढ़ा ही लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं। एज ए टीचर हमारा काम होना चाहिए वो एटीट्यूड में बदलाव लाना, उनके बिहेवियर में चेंज लाना, उनके नॉलेज में उनके इंक्रीमेंट लेके आना, ये हमारा काम होना चाहिए। टू एनहेंस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू स्टडी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी इंक्रीज करना, ठीक है, वह भी स्टूडेंट का काम, टीचर का काम है। और फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, एक विश्वास पैदा करना, यह भी टीचर का काम है, ठीक है। बिलीफ इन द सेंस कि अंधविश्वास नहीं, ऐसा बिलीफ जो कि उसको सीखने में मोटिवेट करे, ठीक है। ज्ञान में उसका विश्वास पैदा हो, वैज्ञानिकता में उसका विश्वास हो, ये है यहाँ पर बिलीव से मतलब, ठीक है। टू डेवलप इनटू ए हेल्पफुल एंड सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक सोशल बने, एक अच्छा मेंबर बने, अच्छा व्यक्ति बने समाज के लिए, ठीक है। तो ये भी एक टीचिंग का काम है। तो क्वेश्चन है इनसे जुड़े हुए, तो विच ऑफ द मॉडल इज नोन एज द इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। तो गेस कीजिए, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि कौन सा मॉडल इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच कहलाता है, ठीक है। मतलब जो इंस्ट्रक्टर है उसको सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर केंद्रित जो उपागम है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसमें जो है तो पेडागोजी मॉडल जो मैंने कहा था वो इसका होता है, ठीक है। इसका आंसर है। तो उसका कारण क्या है, इनके पेडागोजी मॉडल टीचर मोर और लेस कंट्रोल्स मटेरियल टू बी लर्न एंड द पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। कौन सा मटेरियल है वह टीचर के कंट्रोल में रहता है कि हम कौन सा पढ़ाएंगे या क्या पढ़ाया जाना है, और क्या स्पीड होगा पढ़ाने का, और क्या कंटेंट रहेगा, ये सारी बातें इंस्ट्रक्टर के हाथ में होती हैं, टीचर के हाथ में होती है। इसलिए इसको पेडागोजी मॉडल को इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। निर्देशक केंद्रित अप्रोच इसको कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ,
थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर गैस कीजिए कि टीचर सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिव जो प्रभावकारी शिक्षण है किसका कार्य है, ठीक है, टीचर सेटिस्फैक्शन, टीचर सेटिस्फैक्शन उसका काम है। इफेक्टिव टीचिंग जो है प्रभावकारी शिक्षण है उससे जुड़ा हुआ क्या यहाँ पर सबसे मुख्य विषय है, टीचर का सेटिस्फैक्शन है, इसका मतलब इफेक्टिव टीचिंग है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। टीचर ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, ये होना चाहिए, लेकिन और की अभी यहाँ और पढ़ लेते हैं पहले। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये काम है। टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, तो यहाँ पर एक जनरल सी बात है, सी जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें लग रहा है यहाँ पर, और लेकिन जो मूल काम है टीचर का वो स्टूडेंट को सिखाना और उनको समझाना ही रहता है। ऑनेस्टी भी जरूरी है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी यहाँ पर है सी है, ठीक है। तो सी है टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, बायजूज उनसे लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ कोट किया है। तो टीचर्स satisfaction, honesty and commitment are also essential, but the effective teaching and the aim of every teacher is to make student learn and understand, ठीक है। ये भी यहाँ पर जरूरी है, कह रहे हैं जैसे हमने कहा, लेकिन जो मेन एम है टीचर का स्टूडेंट्स को लर्न कराना और उनको सिखाना, स्टूडेंट को सिखाना और समझाना, यही टीचर का काम होता है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें, अभी मॉडल्स की बात कही, वही मेथड्स भी हैं, ठीक है। तो जो teach.com है उनके माध्यम से यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मेथड्स, the broad principle, pedagogy and managerial techniques applied during classroom education are referred to as a teaching methods, ठीक है। प्रिंसिपल और पेडागोजी जो हैं और मैनेजरिकल टेक्निक्स हैं जो क्लासरूम एजुकेशन में जो यूज होती हैं उनको टीचिंग मेथड्स कहा जाता है, ठीक है। जो सिद्धांत हैं, जो भी शिक्षण के तरीके हैं और जो भी आवश्यक जो मूलभूत जो टेक्निक्स होती हैं, जो विधियां होती हैं क्लासरूम एजुकेशन में जब जो यूज की जाती हैं उनको टीचिंग मेथड्स कहा जाता है, शिक्षण की विधियां कहा जाता है। योर प्रीफर्ड टीचिंग स्टाइल विल रिले ऑन योर एजुकेशनल फिलॉसफी, द स्टूडेंट इन योर क्लास, द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स एंड द ओवरऑल मिशन ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। सारी चीज़ उससे जुड़ी होती हैं कि आपकी क्या फिलॉसफी है और स्टूडेंट्स कैसे लोग क्लास में हैं या क्या ऑब्जेक्टिव है और आपके इंस्टीट्यूशन का क्या मीनिंग ध्येय है, उस आधार पर टीचिंग मेथड डिसाइड होते हैं, ठीक है। आप किसी गुरुकुली व्यवस्था में पढ़ेंगे तो गुरुकुल का टाइप का शिक्षण होगा, किसी मॉडर्न इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो मॉडर्न टाइप का शिक्षण होगा। तो यहाँ पर इस बात को समझाया गया है। तो टीचिंग थियरीज हैं वो 4 कैटेगरीज में वो डिसाइड हो सकती हैं, डिफाइन हो सकती हैं या कैटेगराइज हो सकती हैं। उसमें पहला है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जो मैंने बात की थी, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया है, हाई टेक मटेरियल, लो टेक मटेरियल, ठीक है। तो एक तो शिक्षण के व्यक्ति या जो सोर्स हैं उसके आधार पर हो सकता है, और जो शिक्षण टेक्निक जो उसमें टूल्स होते हैं उसके आधार पर भी 2 टाइप का यहाँ पर टीचिंग है, ठीक है। तो टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो है। दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट को असिस्ट करना काम होता है टीचर का। टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है इसमें टीचर ही होल एंड सोल होता है, वो अपने ढंग से पूरा शिक्षा को उसके मटेरियल को निर्धारित करता है, पढ़ाने को निर्धारित। जो इंडिया में सिस्टम है ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड ही है। अब नई टेक्निक्स, नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन जो मॉडल जो बात है, जो बहु ग्रुप में जो बात है वह टीचर सेंटर्ड ही है भारत में, ठीक है। तो हाईटेक मटेरियल और टीचिंग मटेरियल के आधार पर आप गैजेट के माध्यम से पढ़ें, आप कुछ हाईटेक मटेरियल के माध्यम से पढ़ते हैं तो हाईटेक टीचिंग हो गया, ठीक है। और लो टेक मटेरियल यूज करेंगे या ट्रेडिशनल यूज करेंगे, चौक बोर्ड या और भी चीज़ें, तो वो लो टेक मटेरियल टीचिंग हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर समझाई हुई है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो टीचर इवेल्युएशन, शिक्षण मूल्यांकन है, वो भी एक बहुत मूलभूत क्वेश्चन है जो अभी यूजीसी द्वारा या नेक द्वारा इसको ज़्यादा जोर दिया गया है कि शिक्षण का मूल्यांकन होना भी जरूरी। आप टीचर तो हैं, शिक्षण मूल्यांकन दोनों ही रूप में हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स का मूल्यांकन तो हम करते ही हैं, लेकिन शिक्षण का, टीचर का मूल्यांकन भी होना जरूरी है
कि आप अच्छे टीचर हैं या आपके जो आउटपुट है कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई बात है। ठीक है, तो मेथोडिकल प्रोसेस है कि टीचर्स परफॉर्म इन द क्लासरूम एंड यूजिंग इवेल्युएशंस एनालिसिस टू ऑफर द इंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द फर्दरिंग देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई बात है कि टीचर का मूल्यांकन कैसे हो, क्लासरूम टीचिंग हो सकता है या ओवरऑल उनका पूरा ही उनका फंक्शनिंग स्टाइल हो सकता है, काम का तौर तरीका हो सकता है, वो सारी बात उससे जुड़ी हुई है। तो टीचर इवेल्युएशन फॉर्म भी भराया जाता है कई यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के द्वारा, तो वो इसी बात से प्रेरित है। तो इवेल्युएशन ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग जो होता है उसमें सबसे पहला होना चाहिए ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंट फीडबैक फ्रॉम योर टीचिंग ऑन योर टीचिंग। आपकी टीचिंग में बार बार फीडबैक प्राप्त करना स्टूडेंट्स के माध्यम से, सबसे पहला तो ये है उसमें पॉइंट है। गेटिंग रेगुलर इंसाइट्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग, बच्चों की शिक्षा में रेगुलर इंसाइट उनमें लेना। ठीक है, उनको अंतर्दृष्टि प्रदान करना, उनकी जानना कि क्या उनमें अंतर्दृष्टि विकसित हो रही है नहीं हो रही, ये भी टीचर इवेल्युएशन का एक पॉइंट हो सकता है। सॉलिसिटिंग स्टूडेंट ओपिनियन ड्यूरिंग द टर्म, स्टूडेंट्स की ओपिनियन उसमें प्राप्त करना। ठीक, आपके जो भी टर्म है, जो भी आपका सेशन है उसमें, और असेसिंग ए कोर्स एट द एंड ऑफ द टर्म, और कोर्स का असेसमेंट करना जब टर्म ख़त्म हो गया, जब आपका सेशन ख़त्म होता है उसमें भी असेसमेंट होता है। तो सारी बात टीचिंग के इवेल्युएशन से, उनके मूल्यांकन के, शिक्षण के मूल्यांकन से जुड़ी है। तो नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेस से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, नेशनल एकेडमीज प्रेस में ये छपा है, वाशिंगटन DC, वहाँ से इस सोर्स को लिया हुआ हमने। तो इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग का ही यहाँ पर एक दूसरा मैंने यहाँ पर स्टडी कोट किया है। तो इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग कैन सर्व ए वैरायटी ऑफ रीजन सच एज गैदरिंग फीडबैक फॉर टीचिंग इम्प्रूवमेंट, क्रिएटिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ जॉब एप्लीकेशंस, और compiling information for personal decision, so including tenure, promotion and reappointment. All of these tasks can be accomplished using the majority of the listed approaches. The ways for gathering data regarding an instructor's activities, successes and effectiveness as a teacher both inside and outside of the classroom are listed below. This list contains recommendations for making sure that students' ratings are not the only source of evidence used to evaluate instructional success. A strategy that is compatible with research, even if it includes best practices for using student ratings. Because there are many dimensions to pedagogical work, it is best to use multiple measures involving multiple sources of data to evaluate the range of instructional activities, which can include the फॉलोइंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अभी तो हमने पिछले उसमें डिस्कस की, और थोड़ा ही उसमें और टेक्निकल वे में उसको यहाँ बताया गया है जो शिक्षण मूल्यांकन से जुड़ी है। तो इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, क्वालिटी, अमाउंट एंड लेवल ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ये क्या हुए, इसके आधार पर टीचिंग का इवोल्यूशन हो सकता है। कोर्स प्लानिंग आपने कैसे की, डेवलपमेंट कोर्स, मटेरियल कोर्स, रिवीजन, सारी बात उससे जुड़ी है। ग्रेडिंग एंड असेसमेंट स्टूडेंट लर्निंग, क्या आपने सही एग्ज़ाम किया, क्या ग्रेडिंग की, क्या स्टैंडर्ड्स थे, इसमें जुड़ा है। कोर्स मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग सुपरविजन, सारी बात आपने कैसे किया। ठीक है, रिसर्च से भी जुड़ी हुई है। ओवरसाइट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडीज़, ऑनर्स, थीसिस, प्रीलिम्स, डिजर्टेशन, ये सारी चीज़ के अगर नज़र डालेंगे तो उससे पता चल जाएगा भाई कैसा पब्लिकेशन कर रहे हैं टीचर्स, कितना अच्छा रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हो रहे हैं, उनके लिए जैसे केयर लिस्टेड हैं UGC द्वारा, अन्य रेपुटेड डेटाबेसेस हैं, स्कोपस हैं। ठीक है, और अन्य वेब ऑफ साइंस हैं। तो डिपार्टमेंट एंड करिकुलर वर्क, उसमें क्या काम रहा, क्या एफर्ट्स रहे। एडवाइजिंग एंड मेंटरिंग में कैसा टीचर का रोल है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन अराउंड टीचिंग, आपने क्या इनोवेशन किया, कैसे मोटिवेट किया बच्चों को, ये सारी बातें इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग के मुख्य मुद्दे हैं जिस आधार पर टीचर का इवैल्यूएशन होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग की बात करें, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर आर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, टीचर पर कैसे प्रभाव करने वाले। ठीक है,
तो दो तरीके के यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जो कि टीचर से रिलेटेड है। यहाँ पर दो, आप जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पर बिंदु मिलेंगे या स्टडी टाइप्स मिलेंगे। तो इस आधार पर हैं, दो आधार इसके हैं। इसमें है कि एक तो आपका टीचिंग से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है, दूसरा लर्नर से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। तो जो टीचर से रिलेटेड है वह क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये भी प्रभावित करता है। भाई टीचर ज़्यादा एजुकेटेड होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा तो अच्छा पढ़ा सकता है, उनकी स्किल्स अच्छी होंगी तो अच्छा पढ़ा सकते हैं। अच्छा रिसर्चर है, अच्छा विद्वान है तो अच्छा पढ़ाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस तो मैंने कह दिया, सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होगा तो अच्छा पढ़ाएगा। मैच्योरिटी, एज, मोटिवेशन, प्रीवियस लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल नीड, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, और दूसरा मैच्योरिटी, ये तो यहाँ तक हो गए सब्जेक्ट मैटर तक, ये तो आपके टीचर से रिलेटेड फैक्ट्स। और दूसरा मैच्योरिटी है, एज है, मोटिवेशन है, प्रीवियस लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ लर्नर से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिजिकल नीड, डाइट एंड न्यूट्रिशन, अटेंशन, इंटरेस्ट, गोल सेटिंग, लेवल ऑफ एस्पिरेशंस आर, वो लर्नर से जुड़े। ठीक है, अगर मैच्योर है बच्चा, उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, मेंटल हेल्थ ठीक है, फिजिकल है ठीक है, डाइट न्यूट्रिशन ठीक लेता है, अटेंशन है, इंटरेस्ट है और आकांक्षा है, इंस्पिरेशन लेवल है, जिस व्यक्ति में करने की इच्छा होती है तो भाई कर लेता है, इच्छा शक्ति से ही काम होते हैं जीवन में। ठीक है, तो लर्नर से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, तो एक सामान्य से अर्थ में। बाकी उसको पॉइंट वाइज अगर समझना है तो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं, जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में जो तीन चीज़ें होती हैं वो होती हैं टीचर, स्टूडेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तीन चीज़ हैं, इन आधार पर फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स मैंने कह लिया, जो बौद्धिक स्तर अच्छा होगा टीचर का, स्टूडेंट का या, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे तो अच्छा प्रभाव होगा उससे। लर्निंग फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, एटीट्यूड फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और टीचर्स पर्सनालिटी हैं। सारी बातें शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इस आधार पर अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो बात करें कि रिसर्च के बारे में, जो कि इसका मूलभूत है यूनिट 2 का, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ही आवश्यक है कि मीनिंग एंड मेथड्स, शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली जिसको कहते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च जो है, रिसर्च इज क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। रिसर्च है, क्रिएटिव और सिस्टमेटिक वर्क होता है नॉलेज की वृद्धि में, किसी चीज़ को प्रूफ करने में। एक तो एक बिल्कुल ही जनरल भाषा में यहाँ पर बताया हुआ है। आगे रिसर्च जो है सिस्टमेटिक वर्क है, साइंटिफिक वर्क है, किसी न्यू नॉलेज को इंक्रीज करने में, ठीक है, किसी डेवलप नॉलेज को रीइवैल्यूएट करने में, या और भी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। कलेक्शन है इसमें जुड़ा हुआ, ऑर्गेनाइज एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन है of the topic particular you are trying to study. ठीक है, a research project may be an expansion of past work in the field to test the validity of instruments, procedures or experiment. Research may replicate elements of prior projects or the project as a whole. The primary purpose of basic research जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, डिस्कवरी, इंटरप्रिटेशन एंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड सिस्टम फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। प्राइमरी पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च, देखो भैया आजकल जो है दो प्रकार के रिसर्च कह सकते हैं। एक तो बेसिक रिसर्च है, थ्योरी की एनहेंसमेंट में, थ्योरी डेवलपमेंट में, ह्यूमन नॉलेज की डेवलपमेंट में जो काम हो सकता है। और दूसरा अप्लाइड रिसर्च जो हो सकता है, बायोलॉजिकल रिसर्चेज हैं और भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्चेज हैं। ठीक है, थोड़ा सा अप्लाइड एरियाज होते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के, सोशल साइंसेज की या और भी बायोलॉजी की ही फील्ड में, ऐसे फील्ड्स में, फिलॉसफी की फील्ड में जो ट्रेडिशनल रिसर्चेज हैं या थ्योरी बेस्ड रिसर्चेज हैं, ठीक है, तो बेसिक रिसर्च जो उसको कह सकते हैं कि थ्योरी डेवलपमेंट में, थ्योरी की एनहेंसमेंट में जो मदद करता है वो कहते हैं। अप्लाइड जो है बिल्कुल प्रोफेशनल है, एप्लीकेशन में उसका यूज है, तो उसको अप्लाइड रिसर्च कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ये है जनरल नॉलेज का पेपर, तो इसलिए उसके सारे ही जो फॉर्म्स होते हैं रिसर्च के उसकी बात यहाँ पर है।
उसमें है साइंस में जो रिसर्च होती है, साइंटिफिक, ह्यूमैनिटीज़ में आर्टिस्टिक रिसर्च, इकोनॉमिक, सोशल, बिजनेस, मार्केटिंग, प्रैक्टिशनर रिसर्च, लाइफ, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी बातें जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिसर्च प्रैक्टिस नॉन मेटा रिसर्च। और जो रिसर्च प्रैक्टिसेस का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसको मेटा रिसर्च कहा जाता है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। और जो दूसरा इसका उदाहरण है साउथ कैंपस .uk, इसको बताते हैं कि मेथोडिकल कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इट्स एनालिसिस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज इन एनी फील्ड कैन बी वेरी जनरली कैरेक्टराइज्ड है। ठीक है, मेथोडिकल कलेक्शन एक सिस्टमेटिक विधि के द्वारा किया हुआ डेटा का, आंकड़ों का जो संग्रहण है और इंफॉर्मेशंस का जो संग्रहण है और उनका जो एनालिसिस है, उनका जो विश्लेषण है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया हुआ विश्लेषण या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट के लिए किया हुआ डेटा का कलेक्शन, उसका इंटरप्रिटेशन, साइंटिफिक तरीके से किया हुआ इंटरप्रिटेशन, उसको रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो जो अन्य विद्वान हैं, कुछ और विद्वान हैं, उसको ट्रांजिशन फ्रॉम नोन टू अननोन, वही एक ऐसा जो यात्रा है या एक ऐसी जो प्रक्रिया है रिसर्च, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की प्रक्रिया। रिसर्च मतलब बहुत बड़ा सर्च था, उसको रिसर्च कर, उसमें अज्ञात पहलू छुपा हुआ उसको ढूंढने का जो प्रयास है उसको रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, the research is described as studious inquiry or examination, especially investigation of the experimentation aimed at discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in the light of new facts or practical application of such new revised theories or laws। तो टाइप ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ रिसर्च में सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च का, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च जैसा कि हमने अभी कहा, और क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, और कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल रिसर्च। चार टाइप के रिसर्च यहाँ पर हो गए। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑन फील्ड फैक्ट्स टू ascertain the nature of something as it exists. Analytical research is concerned with the determining validity of hypothesis based on analysis of the facts collected. डिस्क्रिप्टिव कहते हैं कि डेटा का डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना, जो है उसको ही डिस्क्राइब करना, उसको ही जानना, उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को आप अध्ययन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हो सकता है। जैसे मैं जनरल बात करूं कि मानसिक स्वास्थ्य को जानना चाहता हूं, मेरे पॉपुलेशन में कितना है, किस रूप में है, हमारी सोसाइटी में जहां हम रहते हैं कितने औरतों में वो समस्याएं हैं या पुरुषों में वो समस्याएं हैं, बच्चों में किस लेवल का मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है, तो इस बात को जब मैं अध्ययन करता हूँ, एवरेज जानता हूँ कि सामान्य से लोग इतने प्रतिशत ऊपर हैं, इतने नीचे हैं, तो जस्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। हमने क्या क्या डिस्क्रिप्शन किया, हमने एक जनरल नॉलेज ले लिया। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च होता है हम हाइपोथेसिस बनाएं या कुछ ऐसा रिसर्च करें, जाने कि भाई मानसिक स्वास्थ्य के क्या कारण है कि लोगों में ऐसा हो रहा है या क्या उसमें विशेष छुपी हुई बात है। ठीक है, तो एनालिटिकल रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन से है, सीधे सीधे हम जान सकते। अप्लाइड में फाइंड आंसर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो हम सॉल्व करने का कोई रिसर्च करते हैं उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करता है। इसका इंटेंशन क्या होता है? इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फंडामेंटल रिसर्च से मतलब है कि आप थ्योरी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, न कि कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये उससे मतलब है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब क्वांटिटी से है, जिसमें कुछ मात्राएं हैं, जिसमें कुछ नंबर्स हैं, उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब उसमें नंबर्स तो नहीं है लेकिन क्वालिटीज हैं, कुछ गुण का अध्ययन है। जैसे कहें
कि मानसिक स्वास्थ्य का ही जैसे मैंने उदाहरण दिया, उसमें अगर अध्ययन करें, कोई हम ऐसा स्टडी करें या भार तोलें लोगों का, ठीक है, तो भार तोलने में नंबर्स आएंगे लोगों, ठीक है, लंबाई मापेंगे तो नंबर्स आएंगे। लेकिन जब हम उनके ये जाने कि भाई आप कौन सा कलर पसंद है, या कौन सा आपको धर्म अच्छा लगता है, या कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है जिसमें नंबर्स तो नहीं है लेकिन कुछ वर्ड्स में आएगा, कुछ गुण में आएगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव। किसी को कोई रंग हरा पसंद होगा, किसी को कोई लाल पसंद होगा, किसी को व्हाइट होगा, ठीक है, तो वह क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। उस आधार पर हम जनरल एजम्पशन बनाएंगे, अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो भी करेंगे वो फर्दर प्रोसेस होगा, ठीक है। और जबकि क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक शोध में क्या वो कुछ मात्राएं होंगी, कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। अब द कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडिया, डेवलपिंग न्यू आइडिया, इंटरप्रेटिंग द ओल्ड वंस बेस्ड ऑन द लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर हम क्या करते हैं, पुराने आइडियाज़ के आधार पर नए आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेस के माध्यम से किसी को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जनरली फिलोसफिकल रिसर्च है, ह्यूमैनिटीज़ की, अन्य सोशल साइंसेज के जो फील्ड्स हैं उसमें ज़्यादातर ऐसा काम होता है, ठीक है। बल्कि एम्पेरिकल रिसर्च में क्या करते हैं, हम कुछ आंकड़े लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में करें या किसी सामाजिक प्रयोगशाला में करें, ठीक है, लेबोरेटरी में करें या सोशल लेबोरेटरी में करें, ठीक है। कोई व्यक्ति बायोलॉजी से जुड़ा हुआ तो बायोलॉजिकल लैब में करेगा, जो साइकोलॉजी से जुड़ा है वो सोशल लैब में करेगा, बिहेवियरल लैब में करेगा, ठीक है। तो एम्पेरिकल रिसर्च उसको कहा जाता है। तो 4 टाइप्स के यहाँ पर आपके रिसर्च हो गए। इससे हटके भी 2 प्रकार के और रिसर्चेज होते हैं। जो होता है, एक तो वन टाइम रिसर्च हो जाता है, आज आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, आज ही आप ढूंढना चाहते हो, आज ही आप रिसर्च कर लेते हो। ज़्यादातर ये साइंस या बिहेवियरल साइंस से जुड़ा हुआ है, ये रिसर्च का टाइप है, ठीक है। वन टाइम रिसर्च मतलब आप हो सकता है ह्यूमैनिटीज से भी हो, फिलॉसफी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, कि एक ही बार में आप सारा अपना प्रोसीजर कर लेते हो, एनालिसिस करते हो, रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है, ठीक है, ये जो लंबे समय तक चलता है, ठीक। आप ये जानना चाहते हो कि भाई वर्ष के बीतने का, वर्ष दर वर्ष बीतने का लोगों की प्रवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब आप तो ये कर सकते हो कि आज जो छोटा बच्चा है उसको 10 साल बाद तक उसी व्यक्ति पे रिसर्च करते जाओ, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो गया, ठीक है। आपने एक ही व्यक्ति पर काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च किया, ठीक है। और दूसरा वन टाइम रिसर्च, एक ही बार आप रिसर्च कर लेते हो कि आप 1 से लेकर 10 साल के अलग अलग बच्चों को ले लेते हो, उसके बीच अंतर देख लेते हो, ठीक है। तो वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ये अंतर, एक बार किए जाने वाले शोध में और लंबे समय तक चलने वाले शोध में ये अंतर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर रिसर्च के टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, जो सबसे ज़्यादा ही इसको मैं जोड़ दे के यहाँ पर इसको बताना चाहूँगा या इसको अध्ययन करना चाहूँगा, वो है कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या अंतर होता है। हम कभी सुनते रहते हैं भाई रिसर्च मेथड ही यूज किया, मेथडोलॉजी यूज किया, तो ये बेसिक डिफरेंस पता होना ज़रूरी है रिसर्चर के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस्पायरेंट के लिए, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि रिसर्च मेथड्स क्या, जनरली इसको सीधे अर्थ में समझाएं तो रिसर्च मेथड है कि पर्टिकुलर मेथड है या पर्टिकुलर टेक्निक है जो कि आप अपने रिसर्च में अप्लाइड करते हैं। वो सैम्पलिंग में हो सकती है, एनालिसिस में हो सकती है, या किसी दूसरे काम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि मेथडोलॉजी क्या होती है कि उसका कारण, कि आपने जो टेक्निक यूज क्यों की, वो टेक्निक यूज की, उसके पीछे क्या कारण था, एक होल प्रोसीजर होता है, सिस्टमेटिक प्रोसीजर बताता है रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। तो जनरल यहाँ पर एक उसके बीच में अंतर है रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी के बीच में, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट है, कह रहे हैं रिसर्च मेथड जो स्ट्रेटजीज हैं, प्रोसीजर हैं रिसर्च करने में जो अप्लाइड होती हैं, रिसर्च मेथड कहलाती हैं। रिसर्च मेथड या उसको रिसर्च टेक्निक भी कह सकते हैं। तो प्रोसीजर रिसर्च एम्प्लॉय व्हेन डूइंग देयर रिसर्च, इन द अदर वर्ड रिसर्च मेथड आर व्हाटएवर टेक्निक द रिसर्चर एम्प्लॉय व्हेन एनालाइजिंग द सब्जेक्ट ऑफ हिज और हर स्टडी।
Research, especially applied research, is find a solution for a particular problem. The solution can only be found by connecting the known and unknown parts of the problem. With this in mind, the three category research methods are the following. कहते भाई थ्री कैटेगरीज हैं रिसर्च मेथड की. तो पहली है द अप्रोचेज दैट आर कंसर्न्ड विद द डेटा कलेक्शन आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ग्रुप. जो डेटा कलेक्शन से जुड़ी हुई टेक्निक्स हैं सबसे पहले उसमें आ जाती हैं. ठीक है, डेटा कलेक्शन में आप क्या मेथड है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करेंगे, उसको रिसर्च मेथड कहेंगे. ठीक है, और अगर आपने पूछा आपने क्यों यूज किया, उसका जब आप उत्तर बताएंगे तो रिसर्च मेथडोलॉजी वो कहलाएगा. ठीक है, मेथडोलॉजी मतलब उसका एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक होल प्रोसीजर आपके रिसर्च का, एक सिस्टमेटिक है कि एक पूरा डिजाइन से लेके उसके एनालिसिस तक का पूरा प्रोसीजर को जस्टिफाई करता है रिसर्च मेथडोलॉजी. द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू ड्रॉ कनेक्शन बिटवीन द डेटा एंड द अननोन्स मेक अप द सेकेंड ग्रुप. ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड क्या आपने यूज किए वह दूसरे ग्रुप में यहाँ पर आ गया. ठीक है, और तीसरे ग्रुप में आ गया कंप्राइजेज ऑफ टेक्निक्स फॉर असेसिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ द आउटकम. ठीक है, और फिर आपने कौन सी टेक्निक यूज की उन आउटकम्स को चेक करने के लिए, वह तीसरा रिसर्च मेथड्स या रिसर्च टेक्निक्स के अंदर आ गया. द लास्ट टू काइंड्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी रिसर्च मेथड्स अबव आर टिपिकली कंसिडर्ड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिसर्च. ठीक है, एक होता है डेटा कलेक्शन से जुड़ा हुआ, दूसरा डेटा एनालिसिस से जुड़ा हुआ रिसर्च मेथड. ठीक है, रिसर्च मेथड दो टाइप के होते हैं, एक तो रिसर्च डेटा के कलेक्शन से जुड़ा हुआ, दूसरा रिसर्च के एनालिसिस से जुड़ा हुआ. और कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, इज ए वे ऑफ सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का एक तरीका होता है रिसर्च मेथडोलॉजी. साइंस दैट स्टडी हाउ साइंटिफिक रिसर्च इज कंडक्टेड. In it, we examine the many approaches typically used by researchers, analyze the research change as well as the rationale behind them. Research challenge. तो रेशनल कौन सा रिसर्च आपने टेक्निक यूज किया और क्यों किया, ये रिसर्च मेथडोलॉजी होता है. ठीक है, it is necessary for the researcher to know not only the research method technique but also the methodology. Researchers not only need to know how to develop certain indices, tests, how to calculate the mean, mode, median, ये सारी चीज़ें टेक्निक हो गई. रिसर्चर ने जानना चाहिए कि भाई which of the method or technique are relevant and which are not. कौन सी relevant है, कौन सी नहीं है. What would they mean and indicate and why. क्यों आपने यूज किया और इसका यहाँ पर यूज करने का क्या अर्थ है. ठीक है, जस्टिफिकेशन से जुड़ी बात है. ठीक है, तो ऑल दिस मीन्स दैट इट इज नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू डिजाइन हिज मेथडोलॉजी फॉर हिज प्रॉब्लम एज द सेम में डिफर फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. तो हर किसी रिसर्चर के लिए आवश्यक होता है कि वो एक मेथडोलॉजी डिजाइन करे. ठीक है, बिना मेथडोलॉजी के आपका रिसर्च हो नहीं सकता. मेथडोलॉजी का मतलब है कि आपके पीछे रेशनल क्या है, किसी रिसर्च के पर्टिकुलर मेथड्स को लेने का है या प्रॉब्लम. ठीक है, उसको डिजाइन करने का. ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने डिस्कस किया है, वे है सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का रिसर्च प्रॉब्लम को. ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी है मैनी डायमेंशन एंड रिसर्च मेथड टू constitute part of the research methodology. ठीक है, तो लास्ट में बात करें तो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर ही डिफरेंट रिसर्च मेथड्स होते हैं, उसको डिफाइन करने के तरीके होते हैं. ठीक है, उसी का ही एक अंतर्निहित बात है. रिसर्च मेथडोलॉजी के ही अंदर रिसर्च मेथड आप बताते हैं कि ये रिसर्च मेथड आपने यूज किया. ठीक है, तो रिसर्च मेथड तो आप जानते हैं, लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी जानना इसलिए आवश्यक है. बेसिक डिफरेंस जानना आवश्यक है किसी भी रिसर्चर के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर के लिए. बात करें कि डेटा सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस की, आंकड़ा स्रोत संकलन एवं विश्लेषण.
डेटा क्या है, उसका स्रोत क्या होता है, उसका कलेक्शन, उसका विश्लेषण कैसे होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। Data collection lays the foundation for its analysis and interpretation. Data is essentially disorganized statistical information that has been collected for a specific purpose. Like analysis, data can come from a variety of sources, including statistical or non-statistical sources. ठीक है, डेटा आंकड़े के रूप में भी आ सकता है और गैर आंकड़ों के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, डेटा कलेक्शन की एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो आंकड़ों के रूप में, संख्याओं के रूप में भी हो सकता है और बिना संख्याओं के रूप में भी हो सकता है। एडिशनली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा मल्टीपल टेक्निक ऑफ द डेटा एग्जिस्ट। ठीक है, तो दो प्रकार के डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेलेक्ट द बेस्ट वे ऑफ डेटा कलेक्टिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ द टू डिफर्स। Numeric analysis are regularly conducted in various nations for publication or even policy formulation. In statistics, there are two sources of data, census data and officially conducted surveys are examples of data that is collected for some official objectives and is referred to as statistical sources. Data obtained for other administrative purposes or for the private sector are referred to as non-statistical sources. तो जनरल सी डेटा के ऊपर बात है। बाकी डेटा के टाइप्स की बात करें, भाई आंकड़ों का क्या प्रकार होता है, उसमें प्राइमरी डेटा है, मूलभूत डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। तो द्वितीयक जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, प्रमुख आंकड़े क्या होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो दीज आर द नेम इम्प्लीज। ठीक है, प्राइमरी डेटा जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, फर्स्ट हैंड फैक्ट्स कलेक्टेड बाय द सर्वेयर। जो मूल रूप में जो कलेक्टेड होता है, सर्वेयर या कोई भी डेटा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति है, तो उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन दिस वे इज ऑथेंटिक एंड वाज डन सो विद ए स्पेसिफिक गोल इन माइंड। ठीक है, डायरेक्ट उसमें रोल होता है, स्पेसिफिक गोल होता है। जैसे आप रिसर्च के लिए जाएंगे और डायरेक्ट अपने पॉपुलेशन से, सैंपल से डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो उसको प्राइमरी डेटा कहेंगे। ठीक है, दे हैव नेवर बीन सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रीवियसली। डेटा कलेक्टेड माइट ऑल्सो बी मेड पब्लिक। ए प्राइमरी एग्जाम डेटा इज सेंसेशन। ठीक है, प्राइमरी डेटा जैसे जनगणना होती है, इसका विशेष उदाहरण है। ठीक है, प्राइमरी डेटा का, या रिसर्चर कोई जाता है ऐसे रिसर्च में डेटा कलेक्ट करके लेके आता है, तो उसका प्राइमरी डेटा होगा, जबकि अभी तक उसने कोई उसका एनालिसिस नहीं किया, कोई उसका पब्लिक में जनरलाइज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा हो गया। उसका जो ताज़ा उदाहरण है, ऑथेंटिक उदाहरण है जनगणना जो होती है, सेंसस जो होता है वो है। और मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, कलेक्शन वाया इन्वेस्टिगेटर्स है, क्वेश्चनियर्स है, टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशंस है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और दूसरा सेकेंडरी डेटा जो है, उसमें अपोजिट ऑफ प्राइमरी डेटा, दे ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड। ठीक है, ये पहले से कलेक्टेड रहते हैं, छपे रहते हैं। सर्वेयर कैन यूटिलाइज देम टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एनालाइज द डेटा एंड यूज इट एज ए सोर्स ऑफ डेटा इन सो फार एज दे हैव अंडरगॉन एटलीस्ट वन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सेकेंड डेटा आर इम्प्योर। ठीक है, तो पहले से ही जो डेटा प्रोड्यूस जो होता है, जो पहले से पता होता है, उसी को री एनालिसिस करें या उसको दोबारा कुछ उससे अर्थ निकालना चाहें, तो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, मिनिस्ट्री फाइनेंस के हैं, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हैं, फेडरल ब्यूरोज हैं, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल बोर्ड्स हैं, सेमी ऑफिशियल सोर्सेज हैं, स्टेट बैंक्स हैं, ब्रॉडर इकोनॉमिक इंक्वायरी हैं। ठीक है, तो रिव्यू एनालिसिस के लिए हो सकता है हम कुछ करें, कुछ जर्नलाइजेशन के लिए कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं इन चीज़ों को यूज़। ठीक है, और डेटा पब्लिश बाय चैम्बर्स ऑफ कमेटी एंड ट्रेड एसोसिएशन बोर्ड, सेकेंडरी डेटा हो कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा है जो डायरेक्ट सोर्स से लिया हुआ है, जो पब्लिश नहीं हुआ, जो एनालिसिस नहीं हुआ। सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, पब्लिक डोमेन में है, वो सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और डेटा एनालिसिस, आंकड़ा विश्लेषण जो है वह क्या है, डेटा कलेक्शन तो हो गया, उसका विश्लेषण क्या होगा, उसके क्या तरीके होते हैं, उसके ऊपर है। तो डेटा गैदरिंग है, क्लिनजिंग है, कॉमन एक्शन इंक्लूडेड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में ठीक है, उसको कलेक्ट करके उसको इकट्ठा करना, उसको कैटेगराइज करना, ये भी डेटा एनालिसिस का पार्ट है। उनको साफ सफाई करना। क्लिनजिंग मतलब
जो बेकार डेटा है, जो इनवैलिड है, उसको हटा देना और ऑर्गेनाइजेशन करना उसको, डेटा का एनालिसिस करना, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना, वो आंकड़ा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस का काम होता है। डेटा मस्ट गो थ्रू दिस प्रोसीजर्स, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो सकता है, मैनुअली आप कर सकते हैं, किसी भी ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा कम्स इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेट एंड टाइप्स इंक्लूडेड फॉलोइंग, ठीक है। तो डेटा अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग फॉर्मेट में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। पहला बिग डेटा है। Big data defined as a huge data set of the that continues to grow at an exponential rate over time. The four fundamental characteristics of big data are volume, variety, velocity, and variability. Volume describes quantity, velocity refers to the speed of the growth data, and variety indicates the different data sources. On the veracity speaks the quantity of the data, determining if the प्रोवाइड बिजनेस वैल्यू और नॉट, ठीक है। तो बिजनेस से जुड़ा हुआ ये यहाँ पर ये बिग डेटा जो है उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा जो स्ट्रक्चर्ड है और दूसरा जो अनस्ट्रक्चर्ड है उस आधार पर हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है प्रीडिफाइंड डेटा है, रॉ कॉलम डेटाबेस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो रॉ कॉलम में नहीं होगा, कैसे होगा, वीडियो होगा, फोटो होगा, ऑडियो होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। और स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब उसके जो रॉ है, कॉलम हम उसको बना सकें, नंबर्स में है, इजी टू एनालाइज है, ये सारी बातें। जैसे तो मेटा डेटा है, रियल टाइम डेटा और मशीन डेटा है, सारी बातें डेटा से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मेटा डेटा क्या है, द फॉर्म ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा, और द मेटा डेटा फॉर एन इमेज कैन इंक्लूड द ऑथर, इमेज टाइप एंड डेट क्रिएटेड, ठीक है। तो मेटा डेटा का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति की इमेज का ऑथर, इमेज, उसका टाइप बताना है, मेटा डेटा हो गया, ठीक है। रियल टाइम डेटा और मशीन डेटा, डेटा इज प्रेजेंट एज सून एज इट इज एक्वायर्ड इज नोन एज रियल टाइम डेटा। दिस टाइप ऑफ डेटा यूजफुल व्हेन डिसीजन रिक्वायर अप टू द फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ब्रोकर कैन यूज द स्टॉक मार्केट, ठीक है, टू ट्रैक मोस्ट एक्टिव स्टॉक इन द रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम डेटा स्टॉक मार्केट से जुड़ा है कि किस टाइम में क्या डेटा, उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। और मशीन डेटा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स एंड अदर टेक्निकल डेटा कैन बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय फैक्ट्री सिस्टम्स एंड अदर मशीन्स, ठीक है। तो मशीन्स के द्वारा जो डेटा कलेक्ट होता है, और जो मशीन डेटा कहेंगे जो बायोमेट्रिक्स से हो या कोई और मशीन के माध्यम से होता हो फैक्ट्री में या कहीं इंडस्ट्री में, तो मशीन डेटा कहलाएगा। तो यह तो डेटा के जनरल फॉर्म से स्ट्रक्चर के आधार पर टाइप्स थे। अब बात करें कि भाई दो प्रकार के जो मूल बातें हम जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसमें दो जो डेटा होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसमें होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। डेटा के, ठीक है, एनालिसिस मेथड्स को कहें या उसके प्रकार के माध्यम की अगर बात करें या उसके फॉर्म के माध्यम की बात करें, उसके प्रतिरूप होने की बात करें, तो उसमें दो प्रकार के डेटा होते हैं। एक तो क्वांटिटी जिसमें कोई संख्या हो, दूसरा क्वालिटी जिसमें संख्या न हो, जैसा कि मैं पहले अभी डिस्कस किया है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो तो ऑब्वियस सी बात, हम जानते हैं उसको कैसे किया जाता है, क्या उसका तरीका होता है, ठीक है, कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है, प्रेडिक्टिव होता है, सारी बातें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, डेटा एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। जबकि दूसरा जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, गुणात्मक डेटा एनालिसिस है, उसमें डिडक्टिव एंड इंडक्टिव क्वालिटेटिव डेटा अप्रोचेज हैं इसमें, ठीक है। तो डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, इसके ऊपर बातें हैं। नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा। तो डिडक्टिव अप्रोच जो होता है, ऑलरेडी हैव थ्योरी एंड प्रीसेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिसिपेटेड इनपुट, पहले से जब हमारे पास कोई थ्योरी डेवलप है, उस आधार पर हम कोई नई थ्योरी को सपोर्ट दें या कोई डेवलप करने की कोशिश करें, तो उसको डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो इंडक्टिव अप्रोच होता है, गैदरिंग और राइट काइंड ऑफ द
quantity of data on a particular subject interest while having a little knowledge about how sample population will behave, ठीक है। जबकि हमें पहले से कोई नॉलेज नहीं है, पहले से कोई थ्योरी नहीं है, तो हम उसको और पता भी नहीं कि भाई सैंपल ऑफ पॉपुलेशन कैसे बिहेव करेगा, डेटा टू लुक फॉर ट्रेंड्स। फिर क्या करते हैं हम, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें ट्रेंड्स पैदा करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं किस दिशा में जा रहा है, उस आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है उसको इंडक्टिव अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। आगमन उसको कहते हैं, ठीक है। निगमन मतलब कि हमारे पास कोई पहले से है कोई वस्तु, हम निगमन कर रहे हैं, उसके आधार पर किसी बात पर जा रहे हैं, ठीक है। आगमन मतलब कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई पता नहीं है, लेकिन हमने जाना है, वो आगमन कहलाएगा। निगमन मतलब विपरीत उसमें जाना, तो हमारे पास कोई थ्योरी डेवलप्ड है, उस आधार पर डिडक्टिव रूप में हम उसमें जाते हैं, तो आगमनात्मक और निगमनात्मक अप्रोच उसको कहते हैं। तो टू मेन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टेक्निक जो होती है, नरेटिव एनालिसिस, उसमें लिखा है कंटेंट एनालिसिस, और डिस्कोर्स एनालिसिस को कहते हैं, ठीक है। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर the two main qualitative data analysis technique used by data analysis are content analysis and discourse analysis. The qualitative analysis technique मतलब content analysis और discourse analysis होता है। Another popular method narrative analysis will focus on the stories and experiences shared by studies participant, ठीक है। दूसरा तीसरा narrative analysis भी है, लेकिन यहाँ पर दो को ही हम डिस्कस करेंगे, कंटेंट एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस को, ठीक है। कंटेंट मतलब कंटेंट को एनालिसिस करना, ठीक है। रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस कैन यूज कंटेंट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस कैन रिवील पैटर्न्स इन रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन दैट इंडिकेट द पर्पज, मैसेज एंड इफेक्ट ऑफ द कंटेंट, ठीक है। एक हम पैटर्न उसमें रिवील करने की कोशिश करते हैं, ठीक। कंटेंट एनालिसिस कैन ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन द इंटेंट टू ऑफ द कंटेंट प्रोड्यूसर्स एंड इम्पैक्ट ऑन टारगेट ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें, कंटेंट एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल मैसेजेस कैन प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंसाइट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी amid the COVID-19 pandemic. An analysis could identify instances where the word employment appears in the social media, news stories हैं, other media, and correlates with other relevant terms such as economy, business, and main street. Analysis can then study the relationship between these keywords to better the political campaign intention with its messages. The content analysis process contains several components including the following, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई कंटेंट एनालिसिस में कंटेंट के ऊपर हम काम करते हैं। मान ले जाए कोई दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम काम करना चाहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई कौन से ऐसे कोरिलेट्स हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें हैं, इकोनॉमी है, बिजनेस है, मेन स्ट्रीट है, ये सारी बातें इनसे जुड़ी हुए हैं, ठीक है। तो कंटेंट मतलब जिस कंटेंट पर आप काम करना चाहते हैं उसका ही एनालिसिस करेंगे, उसे कोरिलेट्स देखेंगे, उससे जुड़ी हुई बात देखेंगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कोरिलेटेड होगा, जो उससे जुड़ा हुआ होगा, वही आपका उसका निचोड़ होगा कंटेंट एनालिसिस का, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस प्रोसेस कंटेन सेवरल कंपोनेंट इंक्लूडेड फॉलोइंग: आइडेंटिफाई डेटा सोर्सेज, डिटरमाइन द डेटा क्राइटेरिया, डेवलप कोडिंग ऑफ द डेटा, एनालाइज द रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? डेटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और डेटा क्राइटेरिया को डिटरमाइन करना। पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे आप डेटा लेंगे कहाँ से। जैसे उदाहरण की बात कर लें तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और भी बुक्स हैं, वहाँ से आप उसको लेंगे, ठीक है। फिर आप डेटा को निर्धारित करेंगे, भाई कौन सा डेटा रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोडिंग आप करेंगे डेटा की, ठीक है। आप कोडिंग करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे किसी विशेष कैटेगरी में, उसके बाद एनालाइज करेंगे रिजल्ट्स को, ठीक है। तो उसको कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। एक फर्दर डिस्कशन का मैटर होगा, इसको आप दूसरे रूप में सीख देंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे होता है, क्या होता है। फिलहाल जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपके लिए। तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है? तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो होता है, दिस इज नॉट ऑलवेज व्हाट इट सीम्स, सो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स or the ability to determine underlying messages in the communication is essential when communications
whether verbal or written, have an indirect or underlying message. It can be interpreted in one way by one group and in an entirely different way by another, potentially leading to a breakdown or civil discourse. Discourse analysis help provide an understanding of social and cultural context of verbal and written communication throughout conversation. ठीक है, तो ये कल्चरल कंटेक्स्ट में कन्वर्सेशन को एनालिसिस करता है. डिस्कोर्स एनालिसिस सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करता है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करता है. डिस्कोर्स एनालिसिस एम्स टू इन्वेस्टिगेट सोशल कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन and how people use language to achieve their aims, such as evoking an emotion, solving doubt or building trust. डिस्कोर्स एनालिसिस थोड़ा सा कल्चरल कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ बात है, ठीक, एनवायरमेंटल फैक्टर से जुड़ा हुआ बात है. डिस्कोर्स एनालिसिस एनालाइज वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज. एग्जाम्पल, द वे स्पीकर पॉजेज ऑन ए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज कैन रिवील इनसाइट इनटू स्पीकर्स इंटेंट और एटीट्यूड टुवर्ड दैट फ्रेज. ठीक है, तो आप कहें कि भाई उसके कल्चरल या उसके एटीट्यूड लेवल को मेजर करने की बात करें, तो स्पीकर अगर किसी बात पर पॉज लेता है किसी वर्ड में, तो आप उसमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उसका उससे जुड़ा हुआ क्या एटीट्यूड है. तो यहाँ पर इस उदाहरण से ये समझाना चाह रहे हैं. तो डिस्कोर्स एनालिसिस हेल्प इंटरप्रेट द ट्रू मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्लैरिफाइज मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है, for example, an analysis or transcript of conversations between a physician and a patient can reveal whether the patient truly understood a diagnosis. Analysis can distinguish subtle subtext in communication through discourse to differentiate whether the content is fact, fiction or propaganda. Establish discourse analysis. Define research question. सबसे पहला इसमें स्टेप है, select the content type. Defining research question aims to investigation and provide a clear purpose. The research question will guide analysis. सबसे पहला हो गया कि आप रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, और दूसरा हो गया कंटेंट टाइप. वट सोशल मीडिया है, स्पीचेज हैं, ठीक है, और कलेक्ट द डेटा. और तीसरा है एनालाइज द कंटेंट. ठीक है, कंटेंट एनालिसिस से जुड़ी हुई बात है, मतलब डिस्कोर्स एनालिसिस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है, ठीक है, वैसे अंडरस्टैंडिंग देता है हमें. ठीक है, तो सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट होते हैं वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन से जुड़े हुए. ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन या किसी भी कन्वर्सेशन में जुड़े हुए वर्बल और रिटन जो कम्युनिकेशन है, सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट के जो वर्बल और रिटल कम्युनिकेशन है, उससे जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है डिस्कोर्स एनालिसिस. ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ मैटर है, कल्चरल कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है. ठीक है, पहला हो गया कंटेंट एनालिसिस, दूसरा है डिस्कोर्स एनालिसिस. ठीक है, तो अभी तो एक जनरल एक इंट्रोडक्शन है, बाकी एलेबोरेट इसमें कोई दूसरा डिस्कस का मैटर हो सकता है. आगे नेक्स्ट की बात करें तो रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन क्या है. यूजीसी का गुणात्मक शोध या गुणात्मक विकास में क्या भूमिका रही है. उससे पहले जान लेते हैं भाई यूजीसी है क्या. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी जो है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, एचआरडी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बनाया है. ठीक है, उसके नियंत्रण में रहता है. विच वॉज फाउंडेड 1953 में इसकी स्थापना हुई थी. ठीक है, 1953 में, एंड हैज इट्स मेन ऑफिस इन न्यू दिल्ली में उसका ऑफिस है. द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आर टास्क्ड विद कोऑर्डिनेटिंग, सेटिंग एंड रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन स्टडी इन द यूजीसी. ठीक है, इसका काम है कोऑर्डिनेट करना, सेटिंग करना और हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड को मैनेज करना, इसका काम होता है. इट ऑथोराइजेज द रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द इंडिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग.
इनका रिकॉग्निशन देना, मान्यता देना और फंडिंग प्रोवाइड करना इनका मेजर काम है यूजीसी का, से जुड़े जो पॉइंट है। एंड एक्ट 1956 में आया, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ये बना, जो एक्ट आया इसका 1956 में, उसके आधार पर। और यूजीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, इसका काम है। इंस्टीट्यूट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फंड, एक तो रिकॉग्निशन देता है, मान्यता देता है और फंड देता है, यूजीसी का काम है। यूजीसी हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड 6 रीजनल ऑफिस हैं इसके। एक हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसके रीजनल जो ऑफिस है, एक तो बेंगलुरु में है, भोपाल में है, गुवाहाटी में, हैदराबाद है, कोलकाता में है, ठीक है। और जो इसका है पुणे में है, ठीक है। तो इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। और बाकी 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने प्लान्स टू रिपील द यूजीसी एक्ट 1956 किया एक्ट, ठीक है। द बिल ऑल्सो स्टिपुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉडी, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अटेम्प्ट्स टू formalize a national education system in India starting with the British Raj. मिनिस्ट्री फाउंडिंग 1945 में फॉर्म हो गया था, टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द टाइम, अलीगढ़, दिल्ली और बनारस। टाइम में 3 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रही 1947 टू कवर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उस समय 3 ही यूनिवर्सिटी को कवर करता था ब्रिटिश राज में, अलीगढ़, दिल्ली और बनारस जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको। लेकिन 1947 के बाद में सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये कवर करने लगा। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेक जो है एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्रीडिटेट करता है, उनको मान्यता देता है, उनको मतलब उनको क्वालिटी के आधार पर ग्रेडिंग प्रदान करना नेक का काम है। It is an autonomous body funded by University Grant Commission and headquartered in Bangalore, ठीक है। तो नेक का जो है हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है। अंडर द इम्प्रिंट इनिशिएटिव, अब इसके इनिशिएटिव भी हैं, क्या क्या है उसकी बात करते हैं। इम्प्रिंट इनका इनिशिएटिव है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो एड्रेस मेजर इंजीनियरिंग चैलेंजेस through the collaborative efforts of the Indian Institutes of Technology and Indian Institute of Science, इनके collaborative efforts से इम्प्रिंट इनिशिएटिव का गठन हुआ है जो इंजीनियरिंग चैलेंजेस को एड्रेस करता है, ठीक है। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी आर कॉन्स्टेंटली endeavoring to improve quality of higher education in the country. Central government has launched several initiative, national institutional ranking framework, इसका NIRF का गठन किया है, रैंक जो प्रोवाइड कराता है। इम्पैक्टिव रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रिंट जो अभी हमने बात की ऊपर, और उच्चतर आविष्कार योजना, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क in the field of education for qualitative development and education in the country under the NIRF के अंदर educational institute are ranked by independent ranking agency on the basis of objective criteria, ठीक है। सारी बातें इससे जुड़ी हैं। और फ्राइड है एक दूसरा, फ्राइड जो है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी is a program that provides funding for research initiatives that are significant on a national, social and local level as well as globally. Also following features. स्ट्राइड का क्या काम है? गाइड स्टूडेंट्स को गाइड करना, इंडक्शन प्रोग्राम के लिए विशिष्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंडक्शन प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स के लिए, उनकी प्रेरणा कार्यक्रम, ये सब इससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स के। और दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर न्यू स्टूडेंट्स टू फील कंफर्टेबल इन द न्यू environment and the induction program are held before classes commence. इंडक्शन प्रोग्राम क्लास शुरू होने से पहले कैसे कराया जाए, क्या कराया जाए, ये इससे जुड़ा हुआ है स्ट्राइड से। और जो तीसरा है द ऑब्जेक्टिव स्कीम है हेल्पिंग न्यू स्टूडेंट एडजस्ट एंड मेकिंग द फील कंफर्टेबल इन द एनवायरनमेंट।
नए स्टूडेंट्स को हेल्प करना, उनके एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, क्लासरूम में एडजस्ट होने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडजस्ट होने के लिए, ये इसका काम है। इनकलकेटिंग द ethos and culture for the particular institution, और helping them bond with fellow students and faculty members और fellow students bond करने में मदद करना, provide them with an exposure to a sense of larger purpose and self exploration, इसको करने में उनकी मदद करना, एक्सपोजर और लार्ज और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए। और दीक्षारंभ योजना जो है उसमें भी सेम कुछ बातें हैं। इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका जो उद्देश्य है वैसे सेम इससे जुड़ा हुआ है जैसा कि स्ट्राइड से है। इसका काम है प्रोवाइड कंफर्ट टू न्यू स्टूडेंट न्यू एनवायरनमेंट, इनकलकेट द स्टूडेंट एथोस एंड कल्चर, सारी इससे जुड़ी हुई बात है। असिस्ट देम इन बिल्डिंग बॉन्ड्स बनाने में मदद करना स्टूडेंट से, टीचर से। एक्सपोज देम टू सेंस ऑफ लार्जर पर्पज एंड एक्सपोजर टू एम्पावर द एस्पायरेंट लर्नर टू फेस द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस। मतलब इंडक्शन प्रेरणा कार्यक्रम या प्रेरणा से जुड़ी ही सारी बातें हैं। स्ट्राइड और दीक्षारंभ जो योजना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको शुरुआत की हुई है, टू ओपन न्यू होराइजन्स ऑफ लाइफ लीडिंग टू कैरेक्टर बिल्डिंग बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सच एज ट्रूथ, राइटियस कंडक्ट, लव, नॉन वोलेंस, पीस एंड असिस्ट इन डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन एंड वननेस। ठीक है, तो ये सारी बात इंडक्शन प्रोग्राम कराना, उनको मदद करना, बच्चों को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने अडाप्ट करने में मदद करना, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का इंटरेक्शन होना, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना, एक्सपोजर प्रदान करना, ये सारा इन प्रोग्राम्स का, इन स्कीम्स का मकसद है, इनका उद्देश्य है। बाकी इसके रेफरेंसेस की बात करूँ, ये सारे ही जो लेक्चर लिया हुआ है, जो सारा ही टॉपिक कवर किया हुआ है, यूनिट 2 कवर किया है, उसके सारे इम्पोर्टेंट लिंक्स और इनके रेफरेंसेस हैं, स्टडी मटेरियल हैं। 14 इसके रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप विजिट कर सकते हैं। इसके आधार पर आप इनको और एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉपिक्स को, और अपना लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, उससे कि ज़्यादा आपकी कैंडिडेचर बढ़े एग्ज़ाम के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक्स।